गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल केमिस्ट्री भाई अजय कुमार पे। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने हेलो एल्केन के निर्माण की विधियां शुरू की थी और उसमें हेलो एल्केन के निर्माण की जो विधि हैलोजनीकरण थी उसके बारे में पढ़ ली थी। ठीक है, मतलब एल्केन से हेलो एल्केन का जो निर्माण था वो हमने पढ़ लिया था और आज के लेक्चर में हम लोग उसके आगे के टॉपिक की बात करेंगे। हेलो एल्केन निर्माण की विधियां आगे बढ़ाएंगे और उस क्रम में सबसे पहला आज हम देखेंगे भाई एल्कीन से। ठीक है, हमने एल्केन से हेलो एल्केन का निर्माण कर लिया था और आज हमें दूसरी विधि पढ़नी है जो कि हम क्या पढ़ेंगे बेटा, एल्कीन से हेलो एल्केन का निर्माण। ठीक है, फ्रॉम एल्कीन क्या बात करेंगे, फ्रॉम एल्कीन। तो बेटा देखो, एल्कीन से हेलो एल्केन के निर्माण के लिए हम दो विधियों का प्रयोग करते हैं। सबसे पहला तो हम एक हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराएंगे और दूसरा हम हैलोजनीकरण की क्रिया को अपनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो हम करेंगे वो मेथड कौन सा यूज में लाएंगे बेटा, सबसे पहला मेथड जो हम यूज में लाएंगे वो होगा हमारा हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया। किससे, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया, रिएक्शन फ्रॉम या रिएक्शन विथ हाइड्रोजन हैलाइड रिएक्शन विथ HX। ठीक है, तो हाइड्रोजन हैलाइड से क्या करेंगे बेटा, हम लोग क्रिया करेंगे, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन हम लोग करेंगे। ठीक है, चले तो इसकी कहानी को अगर हम आगे बढ़ाएं तो क्या हो जाएगा, सिंपल सा दिखेगा। देखिए, सबसे पहले जो हमारा है, मान लो हमने एक सबसे छोटा एल्कीन का जो सदस्य होता है एथीन, या आप एथिलीन भी कह सकते हो, उसको कॉमन नेम इसका एथिलीन है। तो इसकी रिएक्शन हम हाइड्रोजन हैलाइड से कराते हैं। किससे, HX की जगह क्या क्या हो सकता है भाई, क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन आपके हो सकते हैं। ठीक है, तो HX से जब इसकी क्रिया कराते हैं बेटा, तब देखिए यहाँ पे क्या है भाई, ये डबल बॉन्ड टूटेगा, ये H प्लस और X माइनस में ब्रेक होगा। अब क्योंकि ये सममित अणु है, सममित का मतलब है सिमेट्रिकल। भाई अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन से इसको कट करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ डबल बॉन्ड की पोजीशन से इसको कट करते हैं तो यहाँ से कट करने पर दोनों जो पार्ट बनेंगे वो एक जैसे रहेंगे। दोनों पार्ट कैसे होंगे, एक जैसे ही रहेंगे, इस वजह से सममित है। ठीक है, तो सममित कार्बन में कोई भी पार्ट प्लस वाला चाहे जिस पे जुड़ जाए, माइनस वाला चाहे जिस पे जुड़ जाए, बनेगा सेम ही कंपाउंड। मान लो H इस पे जाके जुड़ गया तो ये बन जाएगा CH3 और इसमें से एक बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा और ये X माइनस जो है ये आके इस पे जुड़ जाएगा, क्या बन जाएगा, CH3CH2X, ये हो जाएगा, ये एथिल हो गया और ये कोई हैलोजन है तो एथिल हैलाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, एथिल हैलाइड। ये बात है सिमेट्रिकल की, किसकी बात है, सिमेट्रिकल की, सममित अणु की। जैसे मान लो अब चाहे ये अगर आप देखिए H प्लस इस पे भी अटैक करता तो CH3 बनता और ये इस पे अटैक करता तो CH2X ही बनता, यही सेम कंपाउंड बनता, कोई डिफरेंस तो था नहीं। तो सममित अणु है तो कोई टेंशन ही नहीं, चाहे जिस पर हाइड्रोजन जोड़ दो चाहे जिस पर हैलोजन जोड़ दो, यही सेम कहानी अगर आप देखिएगा। अगर मान लो एक और सममित अणु लेते हैं जैसे CH3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, ये आपका हमने लिया, ये क्या है, ब्यूट-टू-ईन। क्या है बेटा, ब्यूट-टू-ईन है। तो ब्यूट-टू-ईन की रिएक्शन भी हम करा दें, मान लो HCl से हमने करा दी। ठीक है, तो भाई इसमें क्या होगा, ये H प्लस होगा, ये Cl क्या होगा, माइनस होगा। अब देखो यहाँ इन दोनों कार्बन के बीच क्या है, डबल बॉन्ड है, तो दोनों कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन जाएगा यहाँ पे अटैक करेगा और ये क्लोरीन आएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा। चाहे इसका उल्टा भी हो जाए, ये क्लोरीन इस वाले पे जुड़ जाए और ये हाइड्रोजन इस वाले पे जुड़ जाए, भाई दोनों सेम ही रहेंगे। क्यों, देखो यहां से अगर कट करोगे CH3 इधर भी है, CH3 इधर भी है, मतलब ये दोनों सिमेट्रिकल है, सममित है। तो सममित अणु होगा तो कोई भी चाहे हाइड्रोजन जिस पे जुड़ जाए चाहे क्लोरीन जिस पे जुड़ जाए, वहां पे हमेशा ही क्या होता है भाई, सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। मतलब ये यही बनेगा CH3 CH2 और इस पे आ गया क्या, Cl जुड़ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा, ये बन जाएगी 2 क्लोरो, क्या बन गई भाई, 1 2 पे क्लोरो लगा है, 4 कार्बन ब्यूट और सिंगल बॉन्ड एन, ये बन गई 2 क्लोरोब्यूटेन। तो मतलब कहानी तो ये क्लियर है कि अगर हमारे पास जो द्विबंध युक्त यौगिक है वो सममित, द्विबंध युक्त यौगिक जो है वो कैसा हो बेटा, सममित हो, तो सममित होने पर चाहे किसी भी कार्बन पे हाइड्रोजन जुड़ जाए चाहे किसी भी कार्बन पे क्लोरीन जुड़ जाए, जो भी कंपाउंड बनेंगे वो सेम ही बनेंगे। मान लो इस पे क्लोरीन जुड़ जाता तो यहां बना के देख लो, मान लो दूसरे वाले पे क्लोरीन जुड़ता तो ये बनता CH2Cl। क्या इन दोनों कंपाउंड में कोई डिफरेंस है, नहीं बेटा, ये भी क्या है, ये भी 2 क्लोरो ब्यूटेन ही है और ये भी क्या है, ये भी 2 क्लोरो ब्यूटेन ही है।
तो सममित में चाहे जिस पे जो भी अटैक करते सेम कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है। लेकिन अगर यहीं पे हमारे पास जो एल्कीन है वो असममित हो जाए, ठीक है, असममित का मतलब पहले देखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो एल्कीन है वो कैसा हो जाए बेटा, असममित हो जाए। और देखते हैं, जैसे हमारे पास देखिएगा ये हमारा एल्कीन है CH3CH डबल बॉन्ड CH2। तो ये एल्कीन कैसा है बेटा, ये एल्कीन असममित है। देखो यहाँ पे अगर हम इसको बीच से यहां से कट करें तो यहां से कट करने पर ये जो दो पार्ट होंगे दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। ये एक तरफ CH2 है और दूसरी तरफ क्या है CH3CH है, तो दोनों क्या है अलग अलग दिख रहे हैं। मतलब कि यहां पे अगर हम अब इसकी रिएक्शन, अब सपोज करिए अगर इसकी रिएक्शन HCl से कराई जाती है तो यहां पे दो उत्पादों का बनना संभव होगा। कौन कौन से, देखो एक बार जब H प्लस इस पे अटैक करेगा और Cl माइनस इस पे अटैक करेगा तब एक प्रोडक्ट बनेगा। कौन सा बनेगा, और उसकी बात करते हैं तो वो क्या बनेगा, देखेगा तो बनेगा बेटा क्या बनेगा CH3 CH और H इस पे आया है तो ये CH2 हो गया और ये CH2Cl, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। लेकिन अगर ये H इस पे अटैक कर दे और ये Cl इस पे अटैक कर दे तो क्या होगा, देखो तब कुछ इस तरह से कंपाउंड आपका बन जाएगा। देखेंगे यहाँ पे CH3, अब दूसरे वाले कार्बन पे क्लोरीन जाके जुड़ गया है तो यहाँ Cl हो गया और ये क्या बन गया CH3। ये क्या है 1 क्लोरो और 3 कार्बन का मतलब प्रोपेन, 1 क्लोरोप्रोपेन है बेटा। और ये आपकी क्या है, ये है 2 क्लोरोप्रोपेन, ये क्या बन जाएगी 2 क्लोरोप्रोपेन। अब अगर आप ध्यान से देखिएगा तो भाई इस अभिक्रिया में दो उत्पादों का बनना संभव है, दो उत्पादों का बनना तय है। अब हमें भाई जब किसी भी अभिक्रिया में मिश्रण बनते हैं, दो या दो से अधिक उत्पाद बनते हैं, तो हमें यह देखना होता है कि दोनों में से मुख्य उत्पाद कौन सा होगा। तो भाई मुख्य उत्पाद जो होगा वो मुख्य उत्पाद ये वाला होगा, ये हमारा मुख्य उत्पाद होगा। और ये हमारा जो होगा भाई ये हमारा होगा कौन सा, ये हमारा गौण उत्पाद होगा, या हम इसको बोले माइनर प्रोडक्ट होगा। क्या भाई, जो कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में बनेगा ये माइनर प्रोडक्ट है, और जो ज्यादा मात्रा में बनेगा ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है। क्या है भाई, ये हमारा मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। तो ये माइनर है और ये क्या है, मेजर है। अब यही बात हमें समझनी है कि ये मेजर कैसे हो गया, ये ज्यादा क्यों बना और ये कम क्यों बना, ये ज्यादा और ये कम क्यों नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें समझना होगा कि ये जो हमारी रिएक्शन है ये किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है। सबसे पहली चीज हमें ये समझना होगा कि ये जो हमारी रिएक्शन है ये किस क्रियाविधि को फॉलो करती है, किस मैकेनिज्म को फॉलो करती है। तो भाई ये जो एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड का योग है इसकी जो मैकेनिज्म होती है वो मैकेनिज्म कौन सी होती है भाई, वो मैकेनिज्म होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही। क्या होती है, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी होती है बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये फॉलो करती है। अब इसी रिएक्शन के बारे में हमें जानना है, तो चलिए इसी रिएक्शन के बारे में जानते हैं, मतलब इस रिएक्शन की मैकेनिज्म को समझते हैं। ये रिएक्शन कैसे हुई और यही मुख्य उत्पाद क्यों बना, ये क्यों नहीं बना। चल तो आइए देखते हैं, आगे बढ़ा जाए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ये जो रिएक्शन हमारी है CH3CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HCl, ठीक है। यहां पे हमने कहा कि हमारा मेजर प्रोडक्ट है कौन, ये वाला, और माइनर प्रोडक्ट होगा दूसरा वाला। चलो अब देखते हैं कैसे बनता है। तो ये जो हमारे पास HCl है, हम चल रहे हैं किस पे, मैकेनिज्म पे। ये जो हमारे पास HCl है बेटा, ये HCl क्या करेगा, ये H प्लस और Cl माइनस आयन में ब्रेक हो जाएगा। H प्लस और Cl माइनस आयन में क्या होगा, ब्रेक। ये H प्लस जो है इलेक्ट्रॉन्स नहीं, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं। ये Cl माइनस नाभिक नहीं है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो अब भाई इसके पास देखोगे तो इसका अष्टक अभी पूर्ण है। ये क्लोरीन जो है, क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेके अपना अष्टक पूर्ण कर लिया है, लेकिन इसके पास जो इलेक्ट्रॉन था वो भी चला गया। तो ये बहुत ही क्या है, कम स्थायी है। तो ये क्या चाहेगा भाई, इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन मिल जाए। अब ये करेगा क्या, देखो CH3CH डबल बॉन्ड CH2। अब ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन स्नेही है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही है। अब इसने देखा कि भाई यहाँ पे एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, ये जो पाई बंद है ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसको दिखे, यहाँ पे इसको पाई बंद दिखा। तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा,
ये जाएगा इस CH2 पे अटैक करेगा। जैसे इस CH2 पे अटैक करेगा ये चला जाएगा इसके पास। एक कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन थी, ध्यान से समझिएगा, सारी चीज बहुत ही प्यार से समझ में आएगी। दूसरी कंडीशन क्या है भाई? हो सकता है इस हाइड्रोजन ने इस कार्बन पे अटैक कर दिया, क्योंकि इसके पास भी तो डबल बॉन्ड है भाई। ये जो डबल बॉन्ड है वो जितना इसका है उतना ही इसका भी है। तो ये अगर कहेगा कि आओ तुम, मैं तुमको देती हूँ पाई बॉन्ड, तो ये इसके पास भी जा सकता है। और अगर ये कहेगा कि अच्छा आओ तुम, मैं तुमको देता हूं, तो ये मना थोड़ी कर सकता है कि नहीं तुम नहीं दे सकते, तुम्हारा नहीं है भाई, ये दोनों का है। तो ये बुलाएगा तो इसके पास भी जा सकता है, ये बुलाएगा तो इसके पास भी जा सकता है, जहां इसका मन होगा। लेकिन वो तो पता चलेगा जाने के बाद कि ज्यादा अच्छा कहां पे लगेगा। तो चलो सपोज करो ये चला गया, तो ये पाई बंद हाइड्रोजन के साथ चला गया। अब देखो क्या बनेगा, ये बना CH3 CH, ये बॉन्ड टूट गया क्योंकि ये बंद इलेक्ट्रॉन जो इसका था ये H प्लस में चला गया, H प्लस न्यूट्रल होकर इस पे जुड़ जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और यहां बन जाएगा धन आवेश। क्या बन जाएगा? धन आवेश। चलिए इसके बाद इसमें देखो, इसमें इस हाइड्रोजन ने यहां पे अटैक किया है, तो ये बना CH3 और यहां हो गया CH2, और ये जो पाई बॉन्ड था ये H प्लस पे चला गया है और H प्लस न्यूट्रल होकर CH2 बना लिया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस। अब जब H प्लस ने यहां पे अटैक किया तो बना क्या? द्वितीयक कार्बोधनायन। क्या बना बेटा? द्वितीयक कार्बोधनायन। और जब H प्लस ने यहां अटैक किया तो यहां बना है प्राथमिक कार्बोधनायन। क्या बना है? प्राथमिक कार्बोधन आयन बना है। अब आपको हमने बताया था कि जो 2 डिग्री कार्बोकैटायन होता है वो ज्यादा स्थायी होता है किससे? 1 डिग्री वाले से। तो बोलो ये वाला कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल है और ये वाला कार्बोकैटायन क्या है? कम स्टेबल है। मतलब हमारा ये वाला जो रिएक्शन है वो आगे बढ़ जाएगा और ये वाला रिएक्शन यहीं पे रुक जाएगा। मतलब इससे बनने वाला जो उत्पाद होगा वो ज्यादा स्थायी होगा। अब यहाँ पे करना क्या है? बस कुछ नहीं, ये H प्लस जुड़ चुका है पहले ही, ये Cl माइनस क्या करेगा भाई? यहाँ पे Cl माइनस जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे जुड़ जाएगा, बना लेगा CH3 CHCl CH3। इस तरीके से ये क्या हो जाएगा? कार्बोधनायन यहाँ पे कार्बोधनायन यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये आपका मेजर प्रोडक्ट बन जाएगा। बात समझ में आई क्यों ऐसा होता है? ठीक है, तो क्योंकि जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पे क्या बनेगा? जो धनायन होगा वो क्या होगा? पॉजिटिव जो कार्बोकैटायन होगा 2 डिग्री, वो ज्यादा स्थायी होगा किससे? 1 डिग्री वाले से। बात समझ में आ रही होगी सभी को। इसलिए ये वाला जो उत्पाद होगा ये क्या बनेगा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा बेटा? मेजर प्रोडक्ट बनेगा। और इसमें बन रहा है प्राथमिक कार्बोकैटायन जो कि इससे क्या है? कम स्थायी है, इसलिए इसको आगे नहीं ले जाएंगे। ये अगर ले भी गए तो इससे बनने वाला जो उत्पाद होगा वो माइनर होगा, मतलब कम मात्रा में बनेगा। ठीक है, तो अच्छा ये तो फैक्टर हो गया किसका? कार्बोधनायन के स्थायित्व का। एक हम और भी आपको फैक्टर बता सकते हैं, एक और तरीका भी बता सकते हैं, वो भी समझ लीजिए। चलिए देखते हैं इसी रिएक्शन के लिए एक और तरीके से। भाई होगा क्या? अगर आप मैकेनिज्म नहीं याद है तो आप इसको भी अप्लाई कर सकते हो, ट्रिक की तरीके से समझ सकते हो। देखो भाई यहां पे H प्लस आके बैठ गया, ये HCl जो है ये ब्रेक हुआ H प्लस और Cl माइनस में, ये H प्लस आके बैठ गया। अब इस H प्लस की उपस्थिति में ये जो पाई इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर क्या? चुलबुलाहट उत्पन्न हो जाएगी। क्या उत्पन्न हो जाएगी भाई? उत्तेजना आ जाएगी कि मुझे तो इसके पास जाना है, मुझे तो इसके पास जाना है। ठीक है, तो इसके लिए अब ये क्या करेगी भाई? कहेगी ऐसे तो मैं जा नहीं सकती, या तो मैं इस कार्बन के पास चली जाऊं तब ये मुझ पे आके अटैक कर देगा, और या फिर मैं इस कार्बन के पास जाऊं तब ये आके अटैक करेगा और मैं जुड़ जाऊंगी। तो अब यहां से अटैक वाली बात जब होगी तो कहां पे जुड़ना इसका, इसको कहां पे जाना चाहिए वो कैसे देखते हैं। देखो आपको पता होगा जो कार्बन होते हैं, कार्बन इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापी होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। प्रतिकर्षी समूह होते हैं। जो कार्बन के कंपाउंड होते हैं या एल्काइल ग्रुप जो होते हैं, एल्काइल ग्रुप क्या करते हैं? कार्बन को प्रतिकर्षित करते हैं। इसकी तरफ से इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने वाला कोई है ही नहीं, इधर से इलेक्ट्रॉन को प्रतिकर्षित करने के लिए एक कार्बन बैठा है, तो इस कार्बन ने इस इलेक्ट्रॉन को दिया धक्का, चल आगे बढ़, तुरंत बढ़। तो ये क्या करेगा बेचारा? जो इलेक्ट्रॉन होगा ये चला जाएगा इस कार्बन पे और यहां हो जाएगी CH3 CH CH2, ये पाई इस पे आ गया माइनस और ये बन गया प्लस। जैसे ही ये माइनस बना ये आके यहाँ अटैक किया, क्या बन जाएगा? CH3 CH प्लस और CH3 ये बन जाएगा। बस हो गई कहानी खत्म। ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन मिल गया, फिर इसके Cl आके यहाँ अटैक करेगा और हमारा बन जाएगा मेजर प्रोडक्ट। कुछ इस तरीके से बोलो।
बात समझ में आ रही होगी, कहानी समझ में आ रही होगी, कोई दिक्कत है नहीं यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, आपको बेहतर उम्मीद करते हैं बेहतर तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसी चीज को, ये तो मैकेनिज्म समझ गए, अब इसी चीज को बुक में क्या कहता है, मार्कोनी-काफ रूल दे देता है, कहता है कि ये जो रिएक्शन है एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की जो अभिक्रिया है वो मार्कोनी-काफ नियम से होती है। चलो पहले मार्कोनी-काफ नियम भी समझ लेते हैं। मार्कोनी-काफ नियम क्या कहता है, मार्कोनी-काफ नियम क्या कहता है वो भी समझ लेते हैं। कोनी-काफ नियम, मार्कोनी-काफ रूल, ये क्या कहता है ध्यान दीजिएगा। ये कहता है जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, या आप कह दो सीधे सीधे असंमित एल्कीन पर किसकी अभिक्रिया कराई जाती है बेटा, हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया कराई जाती है। हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो अम्ल कौन भाई, जो हाइड्रोजन हैलाइड है, HCl है, HBr है या HI है, ये सब प्रबल अम्ल होते हैं ना, तो ये जो अम्ल है, अम्ल का जो ऋण आवेशित भाग होता है, ऋण आवेशित भाग, अम्ल का ऋण आवेशित भाग द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है, जिस पर द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या, क्या बेटा, हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है, कम होती है। ध्यान समझिएगा, क्या कहते हैं कि जब किसी असंतृप्त और असम्मित मतलब जिसमें द्विबंध के दोनों ओर के पार्ट एक समान ना हो, तो जब किसी असम्मित हाइड्रोकार्बन पर हाइड्रोजन हैलाइड या हाइड्रोजन हैलाइड अम्लों की क्रिया कराई जाती है, तो उस अम्ल का जो निगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। यही चीज अभी हमने मैकेनिज्म से देखी थी, देखो फिर से समझा देते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2, ये असम्मित एल्कीन है, इसकी रिएक्शन हमने करा दी किससे, हाइड्रोजन हैलाइड से, मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो कि अम्ल है, इसका ऋणावेशित पार्ट ये है, धनावेशित पार्ट ये है। भाई हम मैकेनिज्म जो देखे थे, इस मैकेनिज्म से भी इस रिएक्शन को हम कर सकते थे, हमको कोई दिक्कत नहीं। भाई देखो मैकेनिज्म में क्या हो रहा था, जो नेगेटिव पार्ट था तो द्विबंध, भाई इस कार्बन के पास द्विबंध है, इस कार्बन के पास द्विबंध है, तो द्विबंध युक्त तो इस कार्बन, इन दोनों कार्बन में इसके पास हाइड्रोजन कम है, तो जिसके पास हाइड्रोजन कम होता है भाई उस पे नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। तो यहाँ देख लो, जिस पे हाइड्रोजन कम है उस पे नेगेटिव पार्ट जुड़ता है। यही कहानी मार्कोनी-काफ ने बता दी। अगर हम मार्कोनी-काफ ना भी बताते तो भी हमारा काम चलता है, ऐसा थोड़ी था क्यों बता दिए तभी चल रहा है। तो ये नेगेटिव पार्ट जाएगा कम हाइड्रोजन वाले कार्बन के पास, पॉजिटिव जाएगा ज्यादा वाले के पास, क्या बन जाएगी, CH3CHBr मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, ये बन गया 2 ब्रोमो प्रोपेन, क्या बन गया, 2 ब्रोमो प्रोपेन। बात समझ में आई। तो चाहे आप मैकेनिज्म याद रख लो, मैकेनिज्म से भी आपका काम चलेगा, चाहे आप मार्कोनी-काफ रूल याद रख लो, इससे भी काम चलेगा। मार्कोनी-काफ रूल याद रखना जरूरी है, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, लेकिन मार्कोनी-काफ रूल को जगह पे फेल भी हो जाएगा। अभी हम आपको एग्जांपल दिखाते हैं कहां पे अगर केवल हम मार्कोनी-काफ के सहारे रहे और मैकेनिज्म नहीं ध्यान दिया तो कुछ जगह पे फेल हो जाएगा जहां पे हमको फंसा देगा, ठीक है। तो अभी हम उसको भी देखते हैं कि भाई मार्कोनी-काफ भी क्या हर जगह एप्लीकेबल हो सकता है। अगर हम मार्कोनी-काफ के भरोसे बैठे रहे तो क्या सारी चीजें सही हो सकती हैं, उसकी भी कहानी को हम समझेंगे। पहले इतनी चीजें स्क्रीनशॉट मार लो। चलो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड और देख लेते हैं। चलो जैसे हमने लिया क्या, ब्यूट 1 इन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये क्या हो गई, ये ब्यूट 1 इन, हिंदी में लिख देते हैं, इसकी रिएक्शन करा देते हैं HCl से। मार्कोनी-काफ रूल क्या कहता है, नेगेटिव पार्ट कम हाइड्रोजन वाले कार्बन पे, पॉजिटिव पार्ट ज्यादा वाले पे।
इन दोनों को नहीं देखना है भाई, जिनके पास डबल बॉन्ड है उन्हीं की तुलना करोगे। जिनके पास डबल बॉन्ड है उन्हीं में से देखोगे कि किसके पास कम हाइड्रोजन है और किसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है। तो इसके पास कम हाइड्रोजन है तो ये Cl इस पे चला जाएगा, बनेगा CH3 CH2, इस पे आ जाएगा क्या Cl, और बगल वाले के पास चला जाएगा CH3, ये हो जाएगा 2 क्लोरो और ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन। कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बात समझ में आ रहे हो। ये आपकी ब्यूट 1A, ठीक है। जैसे हम एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पे हमने ले लिया ये, इसकी रिएक्शन करा दे रहे हैं किससे, HBr से। अब HBr से करा रहे हो तो देखो यहां पे कार्बन जो है और यहां पे दोनों के पास पाई बंद है, लेकिन क्योंकि यहां पे एक प्रतिस्थापी समूह CH3 भी लगा है, इसलिए देखो इस कार्बन के पास कितने बंद हो गए, इस कार्बन के पास 1 2 3 4, तो इस कार्बन के पास कोई हाइड्रोजन है ही नहीं, जबकि इस कार्बन के पास 1 2 और 3 बंद उपस्थित है, तो इसके पास एक हाइड्रोजन है। तो नेगेटिव पार्ट किसके पास जुड़ना चाहिए भाई, नेगेटिव पार्ट उसके पास जुड़ना चाहिए जिसके पास हाइड्रोजन कम है। तो इसके पास कोई हाइड्रोजन ही नहीं, तो नेगेटिव पार्ट आएगा यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसके पास एक हाइड्रोजन है तो पॉजिटिव पार्ट आके यहाँ जुड़ जाएगा। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बन जाएगी, क्या यहाँ पे H जुड़ गया, यहाँ पे Br जुड़ गया, यहाँ पे क्या जुड़ गया Br, और ये प्रतिस्थापी समूह पहले से लगा था, इसका नाम क्या था 1 मिथाइल साइक्लो प्रोप 1 इन, ये इसका नाम था। ये बन क्या गया है 1 ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन, ये बन गया है 1 ब्रोमो साइक्लो प्रोपेन। इस तरीके से बात समझ में आ रही है। नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन कम है, पॉजिटिव पार्ट उस कार्बन के पास जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा है, यही कहानी है। चलो एक और एग्जांपल से देखते हैं, इसको नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट लेते जाना जल्दी जल्दी, हम साइड में ही है। चलो एक और देखते हैं, एक और देखते हैं। जैसे हमने लिया ये वाला क्वेश्चन, ये ठीक है। अब इसकी रिएक्शन हम कराते हैं किससे, मान लो HI से करा दिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा भाई, सिंपल सा मार्कोनी का क्या कहता है, मार्कोनी का रूल MR रूल कहता है कि नेगेटिव पार्ट उसके पास जिसके पास हाइड्रोजन कम, इसके पास भाई 4 1 2 3 4 बंद है, कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके पास एक हाइड्रोजन है, तो पॉजिटिव पार्ट जाएगा इसके पास, नेगेटिव पार्ट जाएगा इसके पास, और ये कहानी बन जाएगी कुछ इस तरीके से कि यहाँ पे हो जाएगा क्या बेटा, यहाँ पे जुड़ जाएगा I, यहाँ पे ये हो गया, इसका नाम क्या था 1 इथाइल, फिर साइक्लो और 4 कार्बन ब्यूट, और 1 पे क्या था इन, इसका क्या नाम हो जाएगा भाई, 1 पे है क्या इथाइल, और 1 पे ही है क्या आयोडो, और फिर क्या है साइक्लो ब्यूटेन, फिर क्या है साइक्लो ब्यूटेन। ये इस तरीके से बात समझ में आ रही है। तो ये आपका क्या हो गया, कंपाउंड बन गया कौन सा भाई, एक मार्कोनी का रूल के अकॉर्डिंग ये आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन पे HI मतलब हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराई, तो नेगेटिव पार्ट उससे जुड़ा जिससे ये हो गया। चलो अब एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, एक क्वेश्चन कुछ आप ऐसा देखिए, जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। चलिए ये क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने इसकी रिएक्शन करा दी किससे, HCl से। अब आप लोग भाई जानते ही हो, इसको करना आराम से जानते हो, आपके मन में इसका आंसर भी आ गया होगा, हमें पता है क्यों, अभी अभी आपने रूल जाना है, तो आपके मन में आंसर जरूर आ गया होगा कि भैया ये कम वाला है, इस पे दे दो एक क्लोरीन को, और ये ज्यादा वाला है इसको दे दो हाइड्रोजन को। तो ऐसा आपके मन में आया होगा, ये एकदम निश्चित बात है, कोई बुराई भी नहीं है, आना भी चाहिए। चलिए बना लेते हैं CH3 CH CH3, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे कहानी क्या हो जाएगी, यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये CH और इस पे जुड़ जाएगा Cl, और यहाँ पे हो जाएगी CH3। अगर आपने ऐसा बनाया है बेटा, अगर आपका भी ये सेम आंसर आ रहा है जो हमारे जैसा आ रहा है, तो यकीन मानो आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। यकीन मानो मेरा, आपका जो आंसर है वो बिल्कुल गलत है। क्यों भैया, अब आप पूछोगे अरे सर जी ऐसा का है, क्यों गलत है, तो ध्यान दे लो, आप इसलिए गलत हो गया क्योंकि आप बैठे थे मार्कोनी का रूल के भरोसे, आपने हमारी मैकेनिज्म वाली बात याद नहीं करी। मैकेनिज्म में हमने बताया था
कि 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ज्यादा स्थायी होते हैं, तो 3 डिग्री वाला जो होगा वहां पे अटैक करना। ये 3 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री कार्बन है। अब आप कहोगे एक बात बताइए गुरुजी, कहा हमको बेवकूफ बना रहे हैं क्या? पाई बॉन्ड तो इसके पास है, तो ये 3 डिग्री वाले के पास क्लोरीन कैसे जोड़ना चाहिए? यही बात तो समझनी है। इसीलिए तो हमने आपको कहा कि भाई मैकेनिज्म को भी ध्यान रखिए, प्लस मार्कोनी का रूल को भी ध्यान रखिए। जब मार्कोनी का रूल से काम गड़बड़ाएगा तो मैकेनिज्म ही काम आएगा, क्योंकि मैकेनिज्म ही है जो आपकी डूबती हुई नैया को बचाएगा। तो आइए भगवान देखते हैं यहाँ पे क्या करेंगे। हमारे जो अगला ये क्वेश्चन है, इसमें क्या हो जाएगा और देखते हैं। तो जो हमारा HCl है वो ब्रेक होगा किसमें भाई? H प्लस और Cl माइनस है। हम चल रहे हैं मैकेनिज्म की ओर। इस रिएक्शन की मैकेनिज्म से समझते हैं क्या होना चाहिए सही आंसर। ठीक है, तो अब ये H प्लस Cl माइनस हुआ, कंपाउंड था कुछ ये वाला CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, H प्लस इसके बगल में गया वाइट। अब दोनों आप देख सकते हो, H प्लस इस पे अटैक करेगा तो ये 2 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा, H प्लस इस पे अटैक करेगा तो 1 डिग्री बनेगा, क्योंकि 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल होगा इसलिए H प्लस इसी पे अटैक करेगा। दूसरी चीज, मान लो ये तुमको नहीं आता स्टेबिलिटी वाला, तो आप क्या देखोगे, इधर इतना बड़ा ग्रुप बैठा है इलेक्ट्रॉन को धक्का देने के लिए, ये तेजी से इलेक्ट्रॉन को धक्का दे देगा। क्या करेगा? कहेगा जा इलेक्ट्रॉन जा, हमको तेरी जरूरत नहीं। तो इधर तेजी से इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा तो भी वाला जंप करके इसी पे जाएगा। दोनों फैक्टर आप देख सकते हो। तो यहां से क्या बन जाएगा? CH3 CH CH3 CH प्लस और ये CH3। अब आप पूछोगे वही तो बना दिए सर आप भी, अब ये Cl माइनस आएगा डायरेक्ट यहाँ पे जंप कर जाएगा, बन जाएगा। लेकिन यही चीज गलत है, ये नहीं होगा भाई। कोई भी हो, कोई भी चीज हो, चाहे हम हो आप हो चाहे कोई कंपाउंड हो, लालच सबके अंदर होती है। लालच सबके अंदर होती है किस चीज की? ज्यादा पाने की। ज्यादा पाने की लालसा, ज्यादा पाने की इच्छा सबके अंदर होती है। उस इच्छा से ये भी बच नहीं सकता। ये अभी देख रहा है कि अरे बाप रे मेरे बगल में 3 डिग्री कार्बन बैठा है, मेरे बगल में 3 डिग्री कार्बन बैठा है। अगर कुछ ऐसा चक्कर चल जाए कि ये जो मेरा प्लस चार्ज है इसके पास चला जाए तो मैं और ज्यादा स्थायी हो जाऊंगा। मैं क्या हो जाऊंगा? और ज्यादा स्थायी हो जाऊंगा। तो मतलब कि अभी भाई ये 2 डिग्री है, अभी स्थायी है, लेकिन इसके मन में और इच्छा जागृत हो रही है और स्थायी होने की। तो ये सोच क्या रहा कि अगर किसी तरह ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे चला जाए तो मतलब 3 डिग्री कार्बोकेटायन बनेगा जो कि और ज्यादा स्थायी हो जाएगा। तो इसी के लिए क्या होगा भाई? इसी के लिए थोड़ी सी और मशक्कत करनी पड़ेगी। यहाँ पे CH3 है, इसके पास एक H है, ये CH प्लस है, यहां से हो जाएगा H प्लस का पुनर्विन्यास, H प्लस शिफ्टिंग मतलब H प्लस स्थानांतरण। यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई? H प्लस का हो जाएगा स्थानांतरण। क्या हो जाएगा? H प्लस स्थानांतरण होगा। और कहां पे होगा भाई H प्लस स्थानांतरण? देखो भाई ये जो 3 डिग्री वाले कार्बन का H प्लस है ये चला जाएगा यहाँ पे, H है यहाँ पे चला जाएगा और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा। ये CH3 CH3 ये CH2 हो जाएगा, ये CH3 हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा, क्योंकि इसने अपना हाइड्रोजन दे दिया तो ये प्लस चार्ज इस पे आ जाएगा। अब देखो ये क्या बन गया है? ये बन गया 3 डिग्री कार्बोनायन। क्या बन चुका है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों? 3 डिग्री कार्बोनायन। ये क्या बना है भैया? 2 डिग्री कार्बोनायन। तो क्योंकि 3 डिग्री कार्बोनायन 2 डिग्री कार्बोनायन से ज्यादा स्थायी होता है, इसका उत्पाद ज्यादा स्थायी बनेगा। अब बोलो बेटा कहानी समझ में आई? दिमाग की बत्ती खुली? बिल्कुल खुल गई होगी एकदम। चीर फाड़ ऑपरेशन पोस्टमार्टम सब हो गया इस रिएक्शन का। अभी जो Cl माइनस वहां चुप पे बैठा था आएगा, कहा चलो भैया अब आराम मिल गया, हमको भी रहने का ठिकाना मिल गया, चलो इसके पास अपनी जिंदगी बिता देते हैं, इसी के पास अब जीवन भर रहना है। तो ये क्या बन जाएगा? बन जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल और 4 कार्बन की चेन है तो ब्यूटेन। बस हो गया, ये आपका बन गया कंपाउंड। बात समझ में आई? तो अगर आप केवल मार्कोनी का आप ध्यान रखते, आपका प्रोडक्ट क्या बनता भाई? आपका प्रोडक्ट ये बनता CH3 CH CH3 CH Cl CH3, जो कि सरल क्या था? गलत होता। तो इसी वजह से हम क्या कह रहे हैं बेटा कि आपको दोनों चीजों को ध्यान में रखकर चलना है। आप मार्कोनी काफ को भी ध्यान में रखिए और आप मैकेनिज्म को भी ध्यान में रखिए। कभी कभी ऐसा होगा जैसे इस केस में हुआ कि मार्कोनी काफ फिर काम नहीं करेगा, फिर आपको मैकेनिज्म ही सहारा बनेगी आपका।
तो ये चीज है, ठीक है, समझ में आ गई होगी बातें। चलो तो अब हम लोग चलते हैं इसके आगे की कहानी को समझने। अब इसके आगे एक और चीज होती है। अब सपोज करो, ये तो मार्कोनी काफ और मैकेनिज्म की बात हो गई। अब सपोज करो यहां पे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन भी है, मतलब ये एथिलीन भी है। इसकी रिएक्शन जब हम HBr से कराएंगे, लेकिन यहां पे क्या उपस्थित हो, कार्बनिक परऑक्साइड। क्या उपस्थित हो बेटा, कार्बनिक परऑक्साइड उपस्थित हो। यहां पे क्या उपस्थित हो, कार्बनिक परऑक्साइड। तो इस केस में हमारा जो नियम होता है वो नियम हो जाता है भाई, मार्कोनी काफ नियम नहीं लगता, फिर लगता है एंटी मार्कोनी काफ नियम। मार्कोनी काफ प्रति मार्कोनी काफ नियम, एंटी मार्कोनी काफ लॉ। फिर यहां पे क्या लग जाता है, एंटी मार्कोनी काफ रूल, एंटी मार्कोनी काफ रूल, प्रति मार्कोनी काफ नियम। तो यहां से प्रति मार्कोनी काफ नियम जब लगता है तो क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पे प्रति मार्कोनी काफ नियम उल्टा हो जाता है। अगर ये रिएक्शन कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में होती है तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहां पे उत्पाद जो बनेगा वो उत्पाद कुछ ऐसा बनेगा, CH2 और ये बन जाएगा Br। क्या बन जाएगा, Br। तो जब कहीं पर कार्बनिक परऑक्साइड बनता है तो कार्बनिक परऑक्साइड के बनने पर क्या हो जाता है बेटा, कार्बनिक परऑक्साइड के उपस्थिति में जो नेगेटिव पार्ट होता है वो उस कार्बन से जुड़ता है जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा होती है। तो जो हमारा मार्कोनी काफ रूल था, चलिए हम उसको बताते हैं। अगर थोड़ा सा मार्कोनी काफ रूल यहाँ है, इसको थोड़ा सा कॉपी कर लेते हैं इसका स्टेटमेंट, और फिर वहां एंटी मार्कोनी काफ की बात हम करते हैं। तो ये हमारा कॉपी हो गया। और यहां पे अगर आप देखिएगा, चलिए एंटी मार्कोनी काफ का स्टेटमेंट क्या है, कहता है कि जब किसी असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्कीन पर किसकी रिएक्शन करानी है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की। किसकी करानी है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराई जाती है, की अभिक्रिया। फिर एल्कीन पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया, यहां लिख देते हैं कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में, कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में। तो ध्यान दीजिएगा, जब किसी असंमित एल्कीन पर कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया कराई जाती है तो अम्ल का जो ऋण आवेशित भाग होता है द्विबंध युक्त उस कार्बन से जुड़ता है जिस पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है बच्चों, जिसपे हाइड्रोजन की संख्या अधिक होती है। बोलो बेटा, बात समझ में आई कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर हम जब क्या कराएंगे, हाइड्रोजन ब्रोमाइड की अभिक्रिया कार्बनिक परऑक्साइड की उपस्थिति में कराएंगे तो इसका नेगेटिव पार्ट उस कार्बन से जुड़ेगा जिसके पास हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होती है। ये प्रति मार्कोनी काफ रूल है। अब आपको इसके बारे में जो पॉइंट्स याद रखने हैं कि ये जो प्रति मार्कोनी काफ रूल होता है ये केवल और केवल किसके लिए लागू है, केवल HBr पर लागू होता है। किस पर, केवल HBr पर लागू होता है। इसका रीजन समझिए, इसका भी रीजन है, इसका रीजन भी समझिएगा भाई। HCl पर लागू ना होने का कारण, HCl की बंध वियोजन ऊर्जा क्या होती है बेटा, HCl की बंध वियोजन ऊर्जा ज्यादा होती है, ऊर्जा अधिक होती है, अधिक होती है। इस वजह से इस अभिक्रिया में HCl भाग ले लेता। अच्छा क्यों ऐसा, मतलब इस लाइन का मतलब क्या है कि बंध वियोजन ऊर्जा से क्या मतलब है, जब HBr टूट गया तो ये क्यों नहीं टूटा, इसके लिए हमें मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। चलो मैकेनिज्म समझते हैं, स्टेटमेंट को स्क्रीनशॉट मारो, मैकेनिज्म समझते हैं तो बेहतर समझ में आएगा। चलिए हमारे पास ये रिएक्शन है CH डबल बॉन्ड CH2 और इसकी रिएक्शन कराई जा रही है HBr से। कार्बनिक परऑक्साइड के रूप में हम ले लेते हैं बेंजोइल परऑक्साइड को। किसको ले लेते हैं, बेंजोइल परऑक्साइड। ये हमारा क्या है, कार्बनिक परऑक्साइड। इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, इसका नाम है भैया बेंजोइल परऑक्साइड। क्या नाम है इसका, बेंजोइल परऑक्साइड। तो ये बेंजोइल परऑक्साइड है। अब बेंजोइल परऑक्साइड जो है इसकी उपस्थिति में क्या होगा, यहाँ पे बनेगा भैया, बनेगा भैया, क्या बनेगा, ये बनेगा। तो देखिए ये बनेगा, इसकी मैकेनिज्म अपन को समझनी है। चलो भैया प्यारे वाले बच्चों मैकेनिज्म को समझिए।
ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसी में मजा आएगा। सारी कहानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की सारी कहानी मैकेनिज्म में गई है और हम आपको यकीन दिलाते हैं हर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म आपको बताएंगे, जहां तक संभव होगा सारी चीजें आपको सिखा डालेंगे, कुछ भी नहीं बचेगा। क्यों बेटा, अगर एक रिएक्शन की मैकेनिज्म आपने पकड़ ली, उस तरह की आप हजारों रिएक्शन कर सकते हो। अगर आप एक रिएक्शन को रट लिए, उसी तरह की दूसरी रिएक्शन आ जाएगी, यकीन मानो कर नहीं पाओगे। अगर सेम रिएक्शन आ गया तो रटा रटाया कर लोगे, लेकिन अगर उसी तरह की दूसरी रिएक्शन आएगी हिला नहीं पाओगे। तो इसलिए मैकेनिज्म को जान लो, मैकेनिज्म को समझ लो। इसको जानना और इसको समझना क्या है, बहुत ही जरूरी है। तो ये बेंजोइल पेरोक्साइड जो है, इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा। ये बेंजोइल पेरोक्साइड अपनी है। ये जब ब्रेक होगी तो देखो यहां पे क्या होगा भाई, यहां पे दो चीजें बनेगी। एक तो यहां से CO2 निकलेगी, क्या निकलेगी, CO2 निकलेगी, और यहां पे दो रेडिकल्स बनेंगे। यहां पे क्या होंगे, दो रेडिकल बनेंगे। एक क्या बनेगा, C6H5 रेडिकल बनेगी, और यहां से CO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। CO2 क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ये आपका क्या बना, C6H5 रेडिकल बनी, और ये जो CO2 होगी ये कहां हो जाएगी, यहां से निकल जाएगी। ध्यान दीजिएगा। अब क्या हुआ है, यहाँ पे जो C6H5 रेडिकल बना हुआ है, अब ये करेगा क्या, आओ देखते हैं। अब ये जो C6H5 रेडिकल बना था, ये रेडिकल क्या करेगा, ये जाएगा HBr के पास। किस पे जाएगा, HBr के पास जाएगा। जैसे ही HBr के पास जाएगा भैया, जैसे ही HBr के पास जाएगा, तो ये HBr को क्या करेगा भाई, ये HBr के H को अपनी तरफ कर लेगा, और ये बन जाएगा C6H6, और यहां से बन जाएगा Br रेडिकल। क्या बन जाएगा भाई, यहां बन जाएगा Br रेडिकल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, Br रेडिकल बन जाएगा। बोलो, इतनी बात समझ में आ रही है। ये जैसे ही C6H5 CO में ब्रेक होगा, ये जाएगा HBr के पास, और ये बन जाएगा Br रेडिकल। अब ये जो Br रेडिकल है, ये जाएगा इस पे अटैक करने, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। अब ये यहाँ पे जो Br रेडिकल बना है, ये जाएगा इस पे अटैक करने। अब दो कंडीशन है, ये इस पे भी अटैक कर सकता है, ये इस पे भी। भाई यहाँ पे भी कोई मना करने वाला थोड़ी है, यहाँ पे बैठा थोड़ी चकवारी करके, अरे नहीं 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 ब्रोमियम, तुमको इस पे नहीं करना, तुमको इसी पे करना है, नहीं तुमको इस पे नहीं करना, तुमको इसी पे करना है। ऐसा कोई चकवारी करने वाला थोड़ी बैठा है, नहीं ना। तो इसका जहां मन होगा वहां अटैक करेगा, दोनों जगह अटैक करा लो। बस जब तक कराओगे नहीं तब तो दिखेगा कैसे भाई। हर चीज को करके देखो, और जब करके देखोगे तभी चीजें समझ में आएंगी। अगर Br यहां जुड़ गया तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रेडिकल। और अगर Br यहां पे जुड़ गया तो बन जाएगा कौन सा रेडिकल, देखो अगर Br यहां पे जुड़ गया, ये यहां पे जुड़ गया, तो ये बन जाएगा रेडिकल ये वाला। अब इस केस में देखो, ये 1 डिग्री मुक्त, सॉरी ये 2 डिग्री मुक्त मूलक बन गया, मुक्त मूलक, और ये वाला 1 डिग्री मुक्त मूलक बना है। क्या बना है, 1 डिग्री मुक्त मूलक बना है, मुक्त मूलक बना है। अब बोलो कौन सा ज्यादा स्टेबल होता है, तो 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से ज्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री वाला 1 डिग्री से ज्यादा स्थायी होता है, मतलब ये वाला ज्यादा स्थायी है, तो इसका जो उत्पाद होगा वो ज्यादा स्थायी बनेगा। तो पहले इतना नोट करो, तो फिर इसके आगे कहानी बोलते हैं। ये वाला आगे नहीं बढ़ेगा, ये वाला आगे बढ़ेगा। अब इसके आगे प्रोडक्ट कैसे होगा, जल्दी से इसको नोट करो, तो फिर हम आपको बताते हैं। तुरंत इसको नोट करिए, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट मार लिए। देखो अब एक कहानी समझो। तो हमने क्या कहा, हमने कहा ये जो आपका 2 डिग्री मुक्त मूलक होगा वो ज्यादा स्थायी होगा इसकी तुलना में। मतलब हम इसको आगे लेकर चलेंगे और इसको आगे लेकर नहीं चलेंगे। चलो आगे लेकर कैसे चलेंगे उसको हम समझते हैं। चलिए एक बार ध्यान से देखते हैं। तो अब यहाँ पे भाई ये हमारा रेडिकल बना है CH3 CH CH2Br। अब एक बात बताओ, जब आप सॉल्यूशन लोगे, जब आप मिश्रण लोगे, तो क्या वहां पे एक ही HBr का अणु होगा क्या भाई? HBr का जो अणु होगा वो एक ही होगा क्या? नहीं, ढेर सारे होंगे ना। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, ढेर सारे HBr के अणु बनेंगे। यहाँ पे HBr के ढेर सारे भाई, H रेडिकल और Br रेडिकल ढेर सारे बनेंगे। तो उसी सॉल्यूशन में भाई दूसरे HBr अणु का ये जो H रेडिकल बना हुआ था, ये H रेडिकल अब आएगा और ये H रेडिकल कहां जुड़ जाएगा, इस पे जुड़ जाएगा और यहाँ पे बन जाएगा CH3 CH2 CH2 Br। मतलब कि ये बन गया 1 ब्रोमोप्रोपेन। क्या बन गया है?
1 ब्रोमो प्रोपेन। तो ये आपकी क्या होती है, एंटी मार्कोनी ऑफ रिएक्शन की मैकेनिज्म। इसको भी आपको ध्यान में रखकर चलना है, इसको भी आपको ध्यान में रखकर चलना है। बोलो बात क्लियर है, बात क्लियर है। एक बार फिर से कहानी को यहाँ पे समझ, अच्छा HBr और HI वाली कहानी अभी नहीं जाने ना हम लोग, चलो HCl और HI वाली कहानी नहीं जाने ना, क्यों ऐसा होगा। और देखिए, देखो बेंजोइल पेरोक्साइड जो था ये, इसके प्रेजेंस में ही जो हमारा HBr है वो रेडिकल में टूटा है। भाई इसका जो डायरेक्ट क्लीवेज होता है वो ऐसे नहीं होता, पहले ये जो होता है ये अपने इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, ये अपने इलेक्ट्रॉन को, और ये पहले स्टेप में ये बनता है COO रेडिकल, 2 बनते हैं। कितने बनते हैं, 2 रेडिकल बनते हैं। फिर क्या होता है, दोनों में से CO2 निकल जाता है और केवल हमारे पास 2C6H5 रेडिकल बचते हैं, और CO2 2 क्या हो जाती है, एटमॉस्फेयर में चली जाती है। अब इन C6H5 रेडिकल के प्रेजेंस में ही जो HBr था वो किसमें ब्रेक हुआ था बेटा, C6H6 बन गया था, और Br रेडिकल ये हो गया था। ठीक है, यहाँ पे यही तो हुआ था कि ये जो HBr था, इस HBr का जो बॉन्ड था भाई, इस HBr ने अपना इलेक्ट्रॉन इससे ले लिया और ये चला गया किसके पास, इसके पास चला आया था, और इसका इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, मतलब ये रेडिकल में बन गया। HCl और HI के केस में क्या होगा, C6H5 के साथ मान लो अगर HCl आता भी है, C6H5 के साथ अगर मान लो HCl आ भी गया, रेडिकल के साथ HCl आ भी गया, तो बेटा इसके बंध को तोड़ने के लिए जो बंध वियोजन ऊर्जा लगती है, क्या होती है, बंध वियोजन ऊर्जा, वो इतनी ज्यादा होगी कि ये जो है ये इसको ब्रेक कर ही नहीं पाएगा, मतलब इसके बॉन्ड को तोड़कर इसके हाइड्रोजन को अपनी तरफ कर ही नहीं सकता। तो क्योंकि HCl की बंध वियोजन ऊर्जा अधिक होती है, इसलिए प्रति मार्कोनी ऑफ रोल में हम लोग HCl का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है HI का यूज क्यों नहीं कर सकते, भाई वो तो क्रियाशील होता है, बिल्कुल उसकी बंध वियोजन ऊर्जा भी कम होती है, बिल्कुल कम होती है। हमने लिया HI का, भाई ये क्या करेगा, ये HI को तोड़ देगा, ये इसका इलेक्ट्रॉन इसके पास और ये चला जाएगा इसके पास, यहाँ पे बन जाएगा C6H6 बन जाएगा प्लस I रेडिकल बन जाएगा। अब जैसी कहानी हमने पहले बताई कि विलयन में भाई एक तो HI या एक तो C6H5 तो होगा नहीं, बहुत ढेर सारे C6H5 होंगे, तो ये जो होता है I रेडिकल ये अत्यधिक क्रियाशील होता है। क्या होता है भाई, अत्यधिक क्रियाशील होता है। तो अत्यधिक क्रियाशील होने के कारण ये क्या करता है भाई, सॉल्यूशन में और भी I रेडिकल है तो ये दूसरे I रेडिकल से तुरंत जुड़ के I2 बना देता है। क्या बना देता है, I2 बना लेता है, ये इस पे अटैक कर ही नहीं पाता, मतलब इस पे अटैक कर ही नहीं पाता है। ठीक है, तो I रेडिकल बनता तो है लेकिन इतना ज्यादा क्रियाशील होता है कि दूसरे ही आयोडीन से जुड़कर I2 बना लेता है, इस पे अटैक कर ही नहीं पाता है। और जबकि HCl की बंध वियोजन ऊर्जा इतनी अधिक होती है कि ये जो आपका पेरोक्साइड का रेडिकल है ये इसके बंध को तोड़ ही नहीं पाता है। बस ये HBr पे ये केस क्या होगा, लागू होता है, HBr के केस में ये सही होता है। ठीक है, बात आप समझ गए होगे इसको, तो इसको नोट करिए क्यों ऐसा हुआ ये आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलिए नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो एक और एग्जांपल समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। जैसे हमने एग्जांपल वही वाला लिया, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी रिएक्शन HBr से कराई, यहाँ पे रख दिया क्या, C6H5CO का होल ट्वाइस O2। यहाँ पे क्या बनेगा, अगर आपसे बात करेंगे तो फिर आप प्रति मार्कोनी ऑफ को ध्यान में रखिएगा, तो प्रति मार्कोनी ऑफ को ध्यान में रखेंगे तो कम वाले के पास ब्रोमीन और ज्यादा वाले के पास क्या बेटा, कम वाले के पास ब्रोमीन जाएगी और ज्यादा वाले के पास क्या चली जाएगी, ज्यादा वाले के पास आपकी हाइड्रोजन चली जाएगी। ठीक है, ये आपकी कहानी है। और इस केस में ये सही है, इस केस में वो वाला कोई केस नहीं होगा कि यहाँ पे रेडिकल बनेगा फिर कुछ होगा, वैसा कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि भाई यहाँ पे जो जुड़ने आ रहा वो हाइड्रोजन ही है। तो चाहे सेकेंडरी बने चाहे टर्शियरी बने, हाइड्रोजन जुड़ेगा तो यही प्रोडक्ट ही बार बार मिलता जाएगा। इसलिए यहाँ पे उस वो वाला केस सही नहीं कि सेकेंडरी बनेगा तो टर्शियरी में कन्वर्ट करना पड़ेगा रीअरेंज करके, ऐसा यहाँ पे कोई केस बनने वाला नहीं है। ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखना। ये तो हो गया एल्कीन का जो है हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया द्वारा। अब एक एल्कीन की अभिक्रिया होती है एलाइलिक प्रतिस्थापन द्वारा। किससे, एलिलिक प्रतिस्थापन द्वारा कह दीजिए, एलिलिक प्रतिस्थापन द्वारा। एलिल समूह किसे बोलते हैं, एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन बाई एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। ये एलाइलिक प्रतिस्थापन द्वारा अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा एलाइलिक प्रतिस्थापन द्वारा कैसे बनेगा। चलिए, एलाइल ग्रुप का मतलब क्या है, CH3। भाई ये जो डबल बॉन्ड युक्त कार्बन हो ना,
डबल बॉन्ड युक्त कार्बन के जस्ट बगल में sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन होना चाहिए। द्विबंध युक्त कार्बन के जस्ट बगल वाला जो कार्बन है वो sp3 कार्बन होगा। sp3 संकरण निकालना सिखाया है ये, इसीलिए शुरू में सारी छोटी छोटी चीजें सिखाई थी कि sp3 संकरण क्या होता है, sp2 क्या होता है, ठीक है, प्राथमिक क्या होते हैं, द्वितीय क्या होते हैं, इसीलिए सारी चीजें शुरू में बताई जाती है कि फिर बीच में अगर हम कभी यूज करें उन टर्म्स का, उन शब्दों का, तो आपको ध्यान में रहे। तो जब द्विबंध के बगल में क्या होता है, sp3 कार्बन होता है, तो इसे एलाइल बोलते हैं। अब एलाइल की क्रिया हम कराते हैं किसी हैलोजन से, और यहाँ पे हमारा होगा कोई अभिकर्मक। क्या होगा, अभिकर्मक। तो ये जब अभिकर्मक होंगे तो इस अभिकर्मक के लिए क्या करेंगे बेटा, इससे क्रिया कराओगे तो यहाँ पे बन जाएगा CH2X, और इस डबल बॉन्ड को कोई छेड़ेगा भी नहीं। क्या नहीं करेगा, छेड़ेगा भी नहीं। अब अभिकर्मक दो हो सकते हैं, यूज करेंगे हम। पहला, अगर क्लोरीन लेंगे तो क्लोरीन के लिए यूज करोगे उच्च ताप। क्या यूज करोगे, उच्च ताप, लगभग कितना 673 से 773 केल्विन के करीब, ठीक है। और अगर हम ये H2 की जगह Br2 लेंगे तो यहाँ पे यूज करेंगे NBS, किसके प्रेजेंस में, HNU के प्रेजेंस में। NBS मतलब है N ब्रोमो सक्सिनिमाइड, सक्सिनिमाइड। और ये क्या होता है, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया देता है। एनबीएस की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होगी, तो यहां पर इस अभिक्रिया में एनबीएस की उपस्थिति में मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। यहाँ पे एनबीएस की उपस्थिति में कौन सी अभिक्रिया होगी वो आप जान लीजिए। तो यहाँ पे एनबीएस की उपस्थिति मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी। और एनबीएस जो होता है भाई, एनबीएस जो है ब्रोमीन रेडिकल प्रोवाइड करता है। एनबीएस क्या होता है, एनबीएस ब्रोमीन मूलक देता है। एनबीएस क्या करता है, ब्रोमीन मुक्त मूलक देता है। कौन सा, ब्रोमीन मुक्त मूलक देता है कौन, एनबीएस। ये एनबीएस के बारे में आपको याद रखना है। ये एनबीएस क्या होता है भाई, ब्रोमीन मुक्त मूलक आपको देगा, ठीक है। चलिए, तो अब अगर इसके आगे हम बात करें, आइए ध्यान से समझते हैं। तो पहले दोनों के रिएक्शन को समझते हैं। चलो, जब हम क्या करेंगे, CH3 की रिएक्शन कराएंगे CH डबल बॉन्ड CH2 से Cl2 से उच्च ताप पर। किस पर, उच्च ताप, जैसा कि हमने आपको बताया लगभग 773 केल्विन के करीब। यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे बनेगी CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH2 और बन जाएगा HCl। क्या बन जाएगा, HCl। इसकी मैकेनिज्म समझ लो तो कहानी समझ में आएगी। जैसा कि हमने आपको कहा ना कि सबसे जरूरी चीज क्या है, मैकेनिज्म आपको आनी चाहिए। चलिए, हमने आपको जब हैलोजिनेशन पढ़ाया था तो आपको एक बात बताई थी कि उच्च ताप की उपस्थिति में हमेशा ही मुक्त मूलक बनते हैं। क्या बनते हैं, मुक्त मूलक बनते हैं। अगर यहाँ पे उच्च ताप है तो ये Cl है, Cl क्या हो जाएगा, Cl मूलक और Cl रेडिकल में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही Cl रेडिकल में ब्रेक होगा तो अब देखो यहाँ पे HCH डबल बॉन्ड CH2 ये है, और प्लस ये Cl रेडिकल जो है ये जाएगा, क्या करेगा, इस कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा, इस कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक कर देगा। यहां से बन जाएगा HCH, ये रेडिकल बन गया, CH डबल बॉन्ड CH2 हो गया, यहां से HCl क्या हो गया, निकल गया। अब ये जो दूसरा रेडिकल आएगा ये प्यार से आएगा, चुपचाप यहाँ पे क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा और हमारा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। और हमारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा CH2Cl CH डबल बॉन्ड CH2। इस तरीके से ये प्रोडक्ट हमारा बन गया। ये इसकी मैकेनिज्म है। अगर इसका नाम लिखोगे तो नाम क्या हो जाएगा, 3 क्लोरो हाइड्रेसी नाम दे प्रोप 1 इन, ये इसका नाम हो जाएगा, ठीक है, ये आपका नाम हो जाएगा। क्लियर है सभी को, ये इसकी मैकेनिज्म, 3 मैकेनिज्म नोट कर लीजिएगा भाई। उच्च ताप पर मुक्त मूलक बनते हैं और मुक्त मूलक क्या करेंगे, इस कार्बन पे अटैक करेंगे और यहाँ पे अटैक करेंगे तो मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया यहाँ से हो जाएगी। क्या हो जाएगी, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। चलिए, अब इसके बाद ब्रोमीन वाली कहानी जानते हैं, ब्रोमीन वाली कहानी को समझते हैं। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए पहले सभी बच्चे जल्दी से। देखा जाए आगे, चलो। इसके बाद यही चीज अगर ब्रोमीन के साथ होती तो ब्रोमीन पे कराने के लिए यहां पे हम लोग सामान्यता यूज करते हैं एनबीएस का HNU के प्रेजेंस। यहां पे क्या हो जाता है, CH2 बनती है
यहाँ बी आर आता है, CH डबल बॉन्ड CH2 बनती है, और एनबीएस जो होता है वो बाहर निकलता है, अभी उसको हम बताएंगे कैसे निकलेगा। तो जो ये एनबीएस होता है ना बेटा, ये एनबीएस क्या करता है, इस ब्रोमीन को, जो ये ब्रोमीन है, ये एनबीएस के प्रेजेंस में क्या हो जाएगी भाई, रेडिकल्स में ब्रेक हो जाएगी। वैसे ये जो एनबीएस होता है ये खुद ब्रोमीन रेडिकल को देता है। अभी एनबीएस की स्ट्रक्चर से भी हम आपको रिएक्शन बताते हैं, पहले इससे समझ लो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये जो CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड CH2 है, ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पे आएगा, अटैक करेगा। ब्रोमीन रेडिकल यहाँ पे आएगा, क्या करेगा भाई, अटैक। भाई CH3 को चाहता है H H और ये H अटैक करेगा H पे, CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे रेडिकल बन गया और HBr बाहर हो गया। बस अब कहानी क्या बची, एक Br रेडिकल यहाँ पे बचा है ना, ये Br रेडिकल जाएगा उस पे अटैक कर देगा। ये Br रेडिकल आएगा और यहाँ पे क्या कर देगा, अटैक कर देगा, और यहाँ पे जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे क्या बन जाएगा, CH2 Br CH डबल बॉन्ड CH2, ये आपका बन जाएगा क्या, फिर से वही भाई 3 ब्रोमो तो 1 E, ये आपका बन जाएगा कंपाउंड। बात समझ में आ रही, ये इसकी मैकेनिज्म हो गई। नोट करो जल्दी से इसको, फिर आगे की कहानी को समझते हैं। जल्दी से सब अच्छे इसको नोट करेंगे, फिर आगे की कहानी को बड़े प्यार से हम लोग समझते हैं। चलिए हो गया सभी का, चलो देखें। अब इसके बाद एनबीएस की अगर हम बात करें, एनबीएस जो होता है, जब हम एनबीएस से रिएक्शन कराते हैं ना, तो जो एनबीएस होता है भाई, एनबीएस खुद क्या करता है, एनबीएस खुद प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन रखने की जरूरत नहीं है, एनबीएस जो है वो खुद क्या करता है, ब्रोमीन रेडिकल प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे ऑटोमेटिक क्या बनेगी, ये Br बन जाएगा, ये CH बन जाएगा और ये CH2 बन जाएगा। यहाँ पे ब्रोमीन को अलग से लिखने की जरूरत नहीं होती। इसको नोट करो, तो फिर हम एनबीएस का स्ट्रक्चर बना के आपको क्या करते हैं, समझाते हैं। ठीक है, चलिए नोट करिए इसको जल्दी से। तो देखिए एनबीएस का अगर स्ट्रक्चर की बात करें, हमने क्या बताया, एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड है ना। तो यहां पे अगर आप देखिएगा, ये Br है, यहाँ पे वो लगा होता है, यहाँ पे वो लगा होता है, ये है एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड। क्या है, एन ब्रोमोसक्सेनेमाइड। अब ये मैकेनिज्म यहां देख रहे हैं, इसकी मैकेनिज्म, थोड़ा इसको ऊपर ले चलते हैं, सॉरी। चलो इसकी जो मैकेनिज्म है उसकी बात करते हैं। तो ये जो है, ये खुद क्या करता है भाई, ये खुद आपको प्रोवाइड करेगा क्या, ये खुद आपको ब्रोमीन रेडिकल प्रोवाइड करेगा। ठीक है, ये तो ये ब्रोमीन रेडिकल यहां पे क्या करता है, वही काम जो अभी तक होता आया है भाई, H और ये H है, CH डबल बॉन्ड CH2 है, और ये ब्रोमीन रेडिकल जो है ये जाएगा, क्या करेगा, इस पे अटैक करेगा और यहां से क्या निकाल देगा, बाहर H को बाहर निकाल देगा और खुद जाके यहाँ पे जुड़ जाएगा। भाई ये जो ब्रोमीन रेडिकल है, ये ब्रोमीन रेडिकल जाएगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहाँ CH2 यहाँ पे जाके खुद जुड़ जाएगा और बन जाएगा CH डबल बॉन्ड CH2, और यहाँ से H रेडिकल H जो है, इसका एक हाइड्रोजन जो है वो रेडिकल के फॉर्म में निकल जाएगा। फिर यही जो H है वो इस सक्सेनेमाइड के जो रेडिकल है, इस सक्सेनेमाइड के रेडिकल से क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इस सक्सेनेमाइड के रेडिकल से क्या हो जाएगा, जाके जुड़ जाएगा, और ये आपका इस रिएक्शन की क्या हो जाएगी, मैकेनिज्म। तो इसीलिए क्या कहा हमने कि भाई जब हम सक्सेनेमाइड का यूज कर रहे हैं तो वहां पे आपको अलग से ब्रोमीन रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि ये जो सक्सेनेमाइड है, ये सक्सेनेमाइड खुद ही क्या करता है, हाइड्रोजन को प्रोवाइड करता है, तो सॉरी ब्रोमीन रेडिकल प्रोवाइड करता है। अब हाइड्रोजन ये जुड़ गया तो ये क्या हो गया, सक्सेनेमाइड। ये कंपाउंड क्या है, सक्सेनेमाइड है। ठीक है, इस तरीके से। तो एनबीएस जो है, एनबीएस खुद ब्रोमीन रेडिकल प्रोवाइड करता है, तो ब्रोमीन को यहाँ पे रखने की जरूरत नहीं। वो हमने आपको समझाने के लिए दिया था
कि ब्रोमीन की उपस्थिति में ही ब्रोमीन जब लेंगे तो इसको लेंगे, ठीक है। नोट करो इसको जल्दी से, फिर आगे की कहानी को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं आगे, फिर इस कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, चलिए ठीक है। एक और एग्जांपल लेते हैं, आ जाइए देखते हैं। जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया भाई, एक और एग्जांपल अपने पास ये डबल बॉन्ड के बगल में ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल में ये है sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन, मतलब यही पे अटैक होगा। अगर हम यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम किससे करा दें, अगर हम इसका करा दें NBS पे, किससे करा दें, NBS से HNO, NBS की उपस्थिति में, या NBS लिख ही दीजिए, यहाँ पे आपका मन है तो NBS लिख दीजिए। NBS क्या था भाई, NBS भी इसी तरीके का कोई कंपाउंड ये है NBS, और ये Br है, यहाँ पे हाइड्रोजन है भाई, इसका जो Br रेडिकल, ये Br क्या करेगा, Br यहाँ आ जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, यही तो होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे Br आ जाएगा, ये वैसा ही रह जाएगा, और यहाँ पे सक्सिनिमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, सक्सिनिमाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ये सक्सिनिमाइड बन जाएगा, और ये वाला आपका जो है ये क्या बन जाएगा, 1 2 3 1 2 3, तो 2 ब्रोमो, अब सॉरी 1 2 3 3 ब्रोमो साइक्लो पेंट 1 पे 8, ये इसका कंपाउंड बन जाएगा इस तरीके से। बोलो बात सभी को समझ में आ रही है। तो इस तरीके से क्या होंगी, यहाँ पे चीजें आपकी होंगी, ठीक है। मान लो अगर एक हम इसको एक और क्वेश्चन आपको करा देते हैं, जैसे हमने एक और एग्जांपल लिया, हमने ये ले लिया साइक्लोहेक्सीन का, इसके Cl2 से कराई, यहाँ पे क्या लेंगे, उच्च ताप, Cl2 से कराने पर उच्च ताप। तो ये डबल बॉन्ड के बगल वाला sp3 ये भी है, sp3 ये भी है, यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, यहाँ पे भी, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं तो दोनों उत्पाद सेम ही बनेगा। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे आ जाएगा क्या, डबल बॉन्ड है ये, यहाँ Cl आ जाएगा, और ये HCl क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ये क्या हो जाएगी 3 क्लोरो साइक्लो हेक्स 1 पे एन, ये बन जाएगी, ठीक है। तो ये आपकी एल्कीन के एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन से क्या हुआ, आपका कंपाउंड बन जाता है। तो इस तरह से ये चीजें क्या होंगी बेटा, आगे आपकी बढ़ गई। तो आज के लेक्चर में हमने एल्कीन से हेलो एल्कीन का निर्माण देखा, हेलो एल्कीन का फॉर्मेशन देखा। उम्मीद करते हैं चीजें आपको पसंद जरूर आई होंगी। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा आज का लेक्चर कैसा लगा। तो उसी के अनुसार फिर अगली क्लास आएगी आपकी, ठीक है। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, कमेंट करना ना भूलिएगा, ठीक है। तो तब तक के लिए सब लोगों को बाय बाय। अगली क्लास में हम लोग एल्कोहल से हेलो एल्केन बनाने की विधि के बारे में डिटेल में विथ मैकेनिज्म पढ़ेंगे, ठीक है। ओके बेटा, सभी लोग बाय बाय, लव यू ऑल।